हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। ओके, आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट्स 3। ओके, थोड़ा सा अब देखते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ओके, चार्ज डेंसिटी डिस्कस करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, आइए देखते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छे से समझिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी when a q charge distributed uniformly over L length present on per unit length is known as the linear charge density. It is represented by lambda. आप जानते हैं, कोई कंडक्टर बॉडी लीजिए, एल लेंथ का मैंने 12 ले लिया। ठीक है, इस पर मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया। चार्ज पूरी तरीके से, कंडक्टर वायर है तो पूरी तरीके से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कहते हैं हमें चाहिए क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा। याद रखना, किससे, लेमडा। लेमडा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आपने देखा एल लेंथ का मैंने कंडक्टर वायर ले लिया। क्या है, कंडक्टर वायर। ठीक है, कंडक्टर वायर का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। ओके, मैंने क्यू चार्ज दे दिया। चार्ज पूरी तरीके से वायर के ऊपर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ यानी क्यू अपॉन एल। ओके, इसकी यूनिटी बात किया जाए तो आप जानते हैं चार्ज को किससे मेजरमेंट किया जाता है, कूलम्ब्स। कूलम्ब्स। लेंथ को किससे, मीटर से। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर। यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया होगा। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, इफ 60 माइक्रोकूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ 4 मीटर कंडक्टर वायर, द कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन इट। ओके, समझिएगा। कहते हैं एक कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ कितनी दी है, 4 मीटर। इस पे कितना माइक्रोकूलम, प्लस का 60 म्यूसी, यानी इसके ऊपर प्लस का 60 म्यूसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। 60 म्यूसी यानी चार्ज Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं 60 म्यूसी। याद रखिएगा, माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज कर लेंगे। 60 इंटू 10 के पावर 1 कूलम इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू क्या होता है, 10 के पावर -6 कूलम। ओके, ये आपका चार्ज आ गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन L। Q की वैल्यू दे रखा है 60 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन लेंथ दे रखा है 4 मीटर। ओके, कैंसिल करते हैं 15। ओके, तो लेमडा इक्वल टू आ गया 15 इंटू 10 के पावर -6 कूलम पर मीटर। ओके, कूलम पर मीटर। यू अंडरस्टैंड। तो आपको समझ में आया होगा। कभी कभी याद रखिएगा इंटीग्रेशन में भी सवाल आता है। कैसे?
लेमडा इक्वल टू लिख सकते हो क्या, डी क्यू अपॉन डी टी। ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा। वेरिएबल चार्ज अगर होगा तो आपको इंटीग्रेशन से भी सवाल आ सकता है। यहाँ पे पूछ सकता है कि कंडक्टर वायर में कितना चार्ज होगा, ठीक है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं लेमडा इंटू डी टी, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। ओके, यहाँ पर लिमिट दे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये भी फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। और इस पर आप ऑलरेडी न्यूमेरिकल आ चुका है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है कि किसी कंडक्टर वायर में जिसकी लेंथ कितना है 4 मीटर, उसमें मैंने प्लस का 60 माइक्रो कूलम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेंथ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमें कैलकुलेट करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला होता है क्यू अपॉन एल। क्यू की वैल्यू रख दिया, एल से डिवाइड कर दिया, एल ऑलरेडी दिया हुआ 4 मीटर, डिवाइड करने के बाद आया 15 इंटू 10 के पावर -6 कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ओके, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल सेकंड भी दिया हुआ है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। द लीनियर चार्ज डेंसिटी, थोड़ा सा सवाल को घुमाया हुआ है, इसमें दे रखा है क्या, द लीनियर चार्ज डेंसिटी द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर वायर। आप लिखेंगे क्या, गिवन लेमडा इक्वल टू दे रखा है क्या, 16 इंटू 10 के पावर -5 कूलम पर मीटर। ओके, कूलम पर मीटर। देन व्हाट अमाउंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज द 12 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ वायर दिया है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 12 अपॉन करेंगे क्या, 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 10 के पावर -2, क्योंकि 100 को 10 के पावर 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पावर को अगर हम ऊपर प्लस से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, एक कन्वर्ट हो गया किसमें, मीटर में। सिंपल सी बात है। तो देखिए लेमडा इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल, क्यू की वैल्यू पूछ रहा है और लेमडा की वैल्यू दे रखा है। लेमडा इक्वल टू कितना दिया है, 16 इंटू 10 के पावर -5, ओके, इक्वल टू क्यू अपॉन एल के स्थान पे 12 इंटू 10 के पावर -2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। हमारा आ जाएगा क्या, क्यू इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू 10 के पावर -5 इंटू 12 इंटू 10 के पावर -2। ओके, चलिए पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 का। 16 इंटू हम 12 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कितना आ जाएगा आपका 84, 4, ठीक है, 8 कैरी और 20, 100 कितना हो जाएगा 4, यानी 204 इंटू पावर को ऐड कर लेंगे। पावर को ऐड करेंगे क्या, -5 -2 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, -7। क्यू है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब। यू अंडरस्टैंड, समझ में आया? तो कैसे हम चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है सवाल। आपको हमेशा देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको इर्द गिर्द घूमना चाहिए। फार्मूले में जितनी क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है हर एक क्वांटिटी पर फोकस करना चाहिए। फार्मूले में जो क्वांटिटी है, कोई एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी देकर तीसरी पूछ सकती है। जितने मेंशन किए गए सब पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। सवाल किस तरीके से घुमाए बा, जरूरी नहीं सिर्फ हम क्यू अपॉन एल आपको आना चाहिए। उसमें जितने कोरिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी हैं सबको आपको माइंड में रखना है। कोई भी चीज़ मेंशन कर सकता है, कोई भी चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा ये न्यूमेरिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अब आते हैं डिस्कस करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिस्कस करते हैं। ये भी सिंपल है बट समझिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है। When a charge Q is the distributed uniformly over a surface area A, then the charge present on per unit area is known as the surface charge density. It is represented by sigma. क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपान सरफेस एरिया, क्यू अपान एरिया। मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया तो सारे जो प्लस चार्ज था पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तुरंत फैल जाएगा क्योंकि कंडक्टर का यही तो बात है। आप चाहे तो एकदम फैली हुई चादर ले लीजिए और उसी चादर का आप चाहे वायर बना लीजिए, वायर में कंडक्टर के तौर पर करंट पूरी तरीके से चार्ज फ्लो हो जाएगा। चाहे तो आप लोहे के चद्दर पे करंट थोड़ा सा टच करा के देखिए, पूरे चद्दर में फैल जाएगी। इसका मतलब चार्ज तेज़ी से पूरे चद्दर में फैल गया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी होता है, सरफेस एरिया पे पूरी तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। समझ में? चलिए, तो कहते हैं द एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा होना चाहिए। ठीक है, सिग्मा इज कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। क्या होगा? कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि चार्ज को कूलाम अपान एरिया को मीटर का स्क्वायर, तो इसका यूनिट आ जाएगा क्या? कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। ओके, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। हमेशा याद रखिएगा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। ओके, तो आपको समझ में आया है कि किसी भी सरफेस एरिया पर अगर हम क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो चार्ज पर सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। यू अंडरस्टैंड? चलिए, तो फार्मूला और आपको डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल से कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने फार्मूला पढ़ाया तो मैंने एक एक न्यूमेरिकल जरूर करा है, तो इसी न्यूमेरिकल को आपको बार बार करना है ताकि आपको ये फार्मूला क्लियर होना चाहिए। फार्मूला में जितने फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूडेड होती हैं सबको आपको माइंड में रखना है कि कौन सा वैल्यू दे सकता है, कैसे कैलकुलेट करा सकता है, तो आपको ये माइंड मेकअप होनी चाहिए। फिजिक्स को मतलब कहते हैं इधर उधर करके पढ़ना आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं सिंपल वे एक फार्मूला रटा दिया गया बस उसी को रटे, उसमें जितने फिजिकल क्वांटिटी सबको माइंड में रखना जरूरी है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक न्यूमेरिकल को लेते हैं। इट इज 100 माइक्रो कूलम। ओके, इफ, यहाँ पे इफ होना चाहिए, इफ इट इज, ठीक है, इफ इट इज 100 माइक्रो कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ स्क्वायर कंडक्टर बॉडी, इफ द सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर इज 4 मीटर स्क्वायर, देन द कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई स्क्वायर बॉडी है। चलिए स्क्वायर बॉडी ले लिया, उन्होंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया कितना? 100 माइक्रो कूलम। प्लस का 100 माइक्रो कूलम, तो प्लस है तो चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहते हैं इसका सरफेस एरिया, एरिया इक्वल टू दे रखा है कितना? 4 मीटर का स्क्वायर। आपको क्यू इक्वल टू दे रखा है 100 माइक्रो कूलम और सरफेस एरिया दे रखा है 4 मीटर का स्क्वायर। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू होता है क्या? चार्ज अपान एरिया। ओके, चलिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। चार्ज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पहले तो माइक्रो कूलम को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। 100 इंटू 10 के पावर माइनस का 6 कूलम रख सकते हो। ओके, तो चलिए 100 इंटू 10 के पावर माइनस का 6 कूलम, एरिया दिया हुआ है 4 मीटर। ओके, तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 10 के पावर माइनस 6, क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर का स्क्वायर। ये आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आया? तो आप इम्पोर्टेंट है
कि एक एक फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल ज़रूर हम पढ़ाते हैं, क्योंकि मेन कारण है कि बच्चों को न्यूमेरिकल आना चाहिए। कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें फार्मूला किसी न किसी तरीके से आ जाता है, बट हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, हम कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है कि फिजिक्स पढ़ लेना, रट लेना बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है और उसको अप्लाई कैसे करेंगे सबसे बड़ी बात है। ओके, चलिए देखिए, इसलिए हमने क्या किया, इसको अच्छे से न्यूमेरिकल बेस्ड करा करके आपको ये फार्मूला क्लियर कर दिया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपान पर यूनिट एरिया, चार्ज अपान एरिया। ओके, यूनिट पर फोकस करिएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कभी भी आपको घुमा सकता है, इसलिए हम दोनों टाइप का सवाल करा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, न्यूमेरिकल है, अ स्क्वायर कंडक्टर बॉडी हैज, ठीक है, हैज साइड, यहाँ पे साइड होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है। कहाँ से आपको घुमा सकता है, सवाल इंपॉर्टेंट हो करा, अ स्क्वायर कंडक्टर बॉडी हैज साइड, ओके, साइड 3 मीटर, क्या है 3 मीटर। इफ 3.6 इंटू 10 के पावर -6 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, देन द कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा, अच्छे तरीके से सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए एक स्क्वायर बॉडी है, कैसी बॉडी है, स्क्वायर। स्क्वायर में कहते हैं, मान लीजिए मैंने साइड मान लिया 3 मीटर, तो सारी साइडें क्या होती हैं 3 मीटर, क्योंकि सारी साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, ओके, चलिए मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है क्या 3 इंटू 10 के पावर -6, 3.6 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। ओके, क्यू की वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एरिया निकालना। एरिया हम किसका निकाल रहे हैं, स्क्वायर का। किसका, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड करेंगे, क्या करेंगे, साइड इंटू साइड। साइड क्या दिया हुआ है 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा 9, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। आपका एरिया आ गया। सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्यू अपान एरिया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, 3.6 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइड बाई 9। पॉइंट को हटाने के लिए मैंने बोला कि आप 0 नीचे रख सकते हैं। ओके, चलिए इसको चाहे तो आप पावर को ले जाके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या 7 कर दीजिए। ठीक है, 7 कर देंगे तो भी सही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या, आपका बच्चा 36 इंटू 10 के पावर -7 अपान क्या हो जाएगा 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ओके, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -7, यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर का स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड। लगभग सभी बच्चों को समझ में आया होगा। देखो, डायरेक्ट एरिया ना देकर उसने साइड दे दिया, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, सारे एरिया बेसिक नॉलेज कहते हैं क्लास 6 4 5 सब में पढ़ाया जाता है कि एक स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो साइड इंटू साइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकाल करके फिर हमें ऑलरेडी चार्ज मेंशन किया गया था, तो हम क्या रख सकते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला रखेंगे, क्यू अपान ए ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। मैंने इसको डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आया 4 इंटू 10 के पावर -7 कूलम पर मीटर का स्क्वायर। ओके, समझ में आया बच्चों। चलिए देखें, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, मैं इसलिए ये न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चा, तमाम लोग पढ़ाते हैं, क्या होता है कि सारी चीज़ें एक साथ थ्योरेटिकल फिजिकल सारे फार्मूला पढ़ा देते हैं, बट न्यूमेरिकल में क्या होता है कि लास्ट में कराते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट फार्मूला पढ़िए और तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग 4 गुना हो जाती है, ताकि ये समझ में आ जाता है कि फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ फार्मूला इसलिए बनाया जाता है कि हमको अपने फिजिक्स के लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई करने का तरीका मैं बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, चलिए एक एग्जाम्पल और है, देखते हैं।
अ स्क्वायर कंडक्टर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखिए, अ स्क्वायर चलिए, अ स्क्वायर कंडक्टर बॉडी हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस का 10 कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। इफ द 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलाम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, देन कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सवाल को कैसे घुमाया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस का 10 कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। ओके चलिए, और चार्ज Q इक्वल टू 0.5 इंटू 10 के पावर माइनस का 6 कूलाम। ओके चलिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज मेंशन कर दिया है, हमें कैलकुलेट करना है क्या? सरफेस एरिया। तो आप जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A। हमें ये चाहिए, इसलिए हम इसी में फार्मूले में ही इंटरफेयर कर लेते हैं। ठीक है चलिए, क्रिस क्रॉस करा के तो क्या हो जाएगा? A इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू Q। हमें चाहिए एरिया, इसलिए Q अपॉन क्या करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके चलिए, फार्मूला बन गया। अब वैल्यू पुट अप कर लेते हैं बढ़िया से। चलिए चेक करते हैं। 0.5 इंटू 10 के पावर माइनस का 6 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस का 10। चलिए सॉल्व करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर को देखो हटाने का एकमात्र तरीका, पहले डेसिमल को हटा देते हैं, क्या हो जाएगा? पावर को अगर ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पर अगर माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। बचा सिर्फ 5, क्योंकि यार 0.5 तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इंटू 10 के पावर 10 में से अगर 6 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? 10 के पावर 4। ओके अपान नीचे बचा 25। चाहो तो आप यहाँ पे पावर को कम करके इसको 0 प्रोवाइड करके आप आराम से काट सकते हैं। देखो कैसे, एक अगर 0 हम दे देते हैं इसको तो ये हो जाएगा 50, पावर में एक कमी 10 के पावर 3 अपान क्या हो जाएगा? 25। यू अंडरस्टैंड? चलिए अब क्या करना है? 25 1 जा 25 2 टाइम, तो आपका सरफेस एरिया आया है 2 इंटू 10 के पावर 3 मीटर का स्क्वायर। ओके 2 इंटू 10 के पावर 3 मीटर का स्क्वायर। समझ में आया? तो आपसे न्यूमेरिकल किस तरीके से कैसे घुमा करके पूछेगा ये आप भी सोच नहीं सकते, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फिजिक्स के फार्मूले में जितने फिजिकल क्वांटिटी आपके फार्मूले में इंक्लूड होती हैं तो सबको आपको आना चाहिए कि कैसे अप्लाई करते हैं। ओके समझ में आया? चलिए ओके नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है समझते हैं। व्हेन अ चार्ज Q इज द डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन अ वॉल्यूम V, ओके, देन द चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कहते हैं किसी वॉल्यूमिक बॉडी पे हम अगर किसी भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, कंडक्टर बॉडी को वॉल्यूमिक कंडक्टर बॉडी में अगर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसका जो सरफेस डेंसिटी आएगा या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा, कैसे आइए देखते हैं। करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपान पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, Q अपान V करेंगे। ओके क्यूबिक बॉडी है इसलिए वॉल्यूम मेंशन करना। वॉल्यूम का फार्मूला हमेशा याद रखना क्या होता है? LBH, हमेशा याद रखिएगा। कभी मेंशन करना हो तो हमेशा याद रखिएगा लेंथ, ठीक है, ब्रेथ एंड हाइट। ओके चलिए
इसकी यूनिट जो होती है हमेशा याद रखना कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? कूलाम पर मीटर क्यूब, इसलिए क्योंकि वॉल्यूम में एल बी एच होता है, तीनों मीटर से मेजरमेंट किए जाएंगे तो हमेशा मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, चलिए तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हम बात करें, थोड़ा सा और मेंशन कर लेते हैं। चलिए, वॉल्यूमिक बॉडी है, प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो हमेशा उसके सरफेस पर अगर हॉलो है तो अंदर चार्ज नहीं जाता है, याद रखिएगा। कंडक्टर बॉडी में कभी भी चार्ज इनर पॉइंट पर नहीं जाएगा, अंदर पॉइंट पर नहीं जाएगा, हमेशा सरफेस पे रहेगा। ठीक है, चलिए सॉलिड बॉडी होगा तो उसके अंदर भी जाएगा। चलिए, तो इम्पोर्टेंट ये है कि किसी वॉल्यूमिक बॉडी पे अगर हमने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो समझ लीजिए कि उसका वॉल्यूमिक या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज अपान वॉल्यूम। ठीक है, क्यू अपान वी। ओके, फार्मूला आपको क्लियर हुआ? ओके, चलिए आइए न्यूमेरिकल थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल से हम समझाना चाहते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई न्यूमेरिकल आ गया तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका इंटीग्रेशन के द्वारा भी हम फार्मूला को क्रिएट करके इंटीग्रेशन करके भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल आएगा तो कैसे करेंगे। चलिए पहले इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं फिर बताते हैं। चलिए, इफ़ सवाल को पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इफ वॉल्यूम कंडक्टर्स, वॉल्यूमिक होना चाहिए। इफ वॉल्यूमिक कंडक्टर बॉडी हैज द चार्ज, ओके, 3.6 × 10⁻⁻6 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज द 3 मीटर। क्या है? साइड दे रखा है 3 मीटर। देन द कैलकुलेट, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्यूबिक बॉडी है, एक तरीके से हम बनाएंगे क्या? क्यूबिक बॉडी। चलिए ओके, मैंने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है तो प्लस क्यू चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पूरे सरफेस पर, अगर नॉन कंडक्टर होगा तो चार्ज इनर पॉइंट पर भी पहुंचेगा, कंडक्टर होगा तो हमेशा सरफेस पे ही रहेगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसकी साइड दे रखा है 3 मीटर। ओके, तो आप जानते हैं इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है? एल बी × एच। सारी साइडें सेम है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3 हो जाएगा 27 मीटर क्यूब। ओके, इसका वॉल्यूम आ गया 27 मीटर क्यूब। तो चलिए यहाँ पे चार्ज दे रखा है, क्यू इक्वल टू दे रखा है क्या? 3.6 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। तमाम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। देखो पी के जैसा रो बनता है, थोड़ा सा इसका तिरछा होता है। ठीक है, रो का क्या होता है? क्यू अपान वॉल्यूम। चलिए देखते हैं, रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू की वैल्यू दे रखा है क्या? 3.6 × 10⁻⁻6 अपान वॉल्यूम दे रखा है क्या? 27। पॉइंट को हटाने के लिए 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हट जाएगा। चाहे तो पॉइंट में एक 0 हम और ऐड करके इसको -7 कर दें, 0 हट जाएगा, यहाँ 36 बचेगा। ओके, तो आइए देखते हैं, रो इक्वल टू हो जाएगा क्या? 36 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 27। ओके, तो कैंसिल करते हैं, 9 से करते हैं, 9 4 जा 9 3 जा। ओके, 9 4 जा और 9 3 जा। ओके, तो आपका आंसर आ गया क्या? रो इक्वल टू आ गया 4/3 × 10⁻⁻7। इसको डिवाइड कर लेते हैं, अगर डिवाइड करना है तो कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? इधर कोपचे में कर लेते हैं, 4 3 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों को समझाने के लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 टाइम, ओके 1 पॉइंट लगाएंगे, 10 3 टाइम, फिर वही आपका 3 3 आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है क्या? रो इक्वल टू आ जाएगा 1.33 × 10⁻⁻7 क्या होगा? कूलम पर मीटर क्यूब। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से कैसे कैलकुलेट करवाएगा, इंपॉर्टेंट है कि सारे फिजिकल क्वांटिटी को
को रिलेट करके हम पढ़ाना चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ओके, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे मेंशन किया जाता है, कैसे क्या होता है। तमाम बच्चों को ये समझ में आना चाहिए। चलिए, द पाथ टर्न आउट बाय एन आइसोलेटेड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है सुनिएगा। कहते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा बाहर रिलीज करता है, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर निकलती है, हमेशा याद रखिएगा, ओके, हमेशा बाहर निकलती है। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लाइन ऑफ फोर्स हमेशा कैसा, बाहर, आउट ऑफ चार्ज, यानी याद रखना पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा उसके बाहर निकलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम, हम चेक करेंगे कि वेरियस चार्ज सिस्टम जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव आ गए और दोनों नेगेटिव आ गए तो कैसे उसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डेवलप हो सकता है। तो आइए डिफरेंट टाइप के चार्ज के अकॉर्डिंग हम लाइन ऑफ फोर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा आउटवर्ड निकलेगी, यानी बाहर निकलेगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो हमेशा इनवर्ड की तरफ आएगी, ओके, इनवर्ड। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज बॉडी के द्वारा कैसे डिनोट की जाएगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑलवेज आउटवर्ड, हमेशा कैसा होगा, बाहर होगा। ऑलरेडी मैंने ये मेंशन कर दिया, हमेशा देखो बाहर लाइन जाएगी, ठीक है, बाहर, हमेशा बाहर। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा याद रखना वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर ही निकलेगी, बाहर की तरफ हमेशा डिनोट की जाएगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ओके। चलिए चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अगर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो कैसा होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ओके, समझते हैं, ओके, समझिए। अगर नेगेटिव चार्ज होगा किसी कंडक्टर बॉडी पर, नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, चलिए यहाँ देख लेते हैं, नेगेटिव, चलिए देखते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड की तरफ रिप्रेजेंट की जाएगी, इनवर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इनवर्ड होगी, ओके, हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा किसी कंडक्टर पे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड, उसके अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देगी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू द टू अपोजिट पॉइंट चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टू अपोजिट पॉइंट चार्ज, दे ओरिजिनेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड द नेगेटिव चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है, सुनिएगा। वही पॉइंट बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी
और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगी। सपोज दैट देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होगा यानी निकलेगा, और टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बॉडी पर टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, नेगेटिव चार्ज बॉडी पे हमेशा टर्मिनेट होता दिखाई देगा। ऑरिजिनेट कहाँ से होगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। यू अंडरस्टैंड। हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी से हमेशा निकलता दिखाई देगा, और नेगेटिव चार्ज बॉडी पे हमेशा टर्मिनेट। दिस इज द पॉइंट। देखिए पहले देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स ड्यू टू द अपोजिट पॉइंट चार्ज, अपोजिट प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है, ओके, माइनस। तो दे आर द ऑरिजिनेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ऑरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा टर्मिनेट होगी। हमेशा याद रखिएगा, आती हुई दिखाई देगी। ओके, ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा, इक्वल भी है पॉजिटिव भी है, दोनों इक्वल और पॉजिटिव चार्ज है, तब क्या होगा भाई, आप जानते हैं ना, नॉर्थ पोल को कभी टच करा सकते हैं क्या, मैग्नेट का नॉर्थ पोल तो ऐसे लाएंगे, ऐसे ऐसे आप हिलते रहेंगे, बट आप क्या करते हैं, मैग्नेट को कभी चिपका के दिखा के दिखिए, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है उसको हमेशा क्या करेगी, रिपल करेगी। तो यहाँ भी कहानी कुछ ऐसा ही होगा, प्लस प्लस। यहाँ पर देखो ओरिजिनेट होता है हमेशा, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा, बट क्या हो, यहाँ पे दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, लेकिन ये बिल्कुल आसपास आते हुए नहीं दिखाई दे, बल्कि क्या कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा लग रहा है कि दूर भाग रहे हैं, तो कहते हैं इनके मिड पॉइंट पर एक न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है, जहाँ पे बिल्कुल चार्ज जीरो होगा, क्योंकि कारण है यहाँ पे कोई लाइन ऑफ फोर्स होगा ही नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इस पर भी सवाल है, कंपटीशन में तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिलता है जब दो पॉजिटिव चार्ज हों या दो निगेटिव चार्ज हों, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वहाँ पे एक हमेशा न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा बीच में, ये भी याद रखिएगा। तो कहते हैं दो सेम टाइप के चार्ज होंगे या लाइक चार्ज होंगे तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा याद रखिएगा ऐसी बनेगी। चलिए केस नंबर फर्स्ट देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट। ओके, केस नंबर फर्स्ट, इसमें स्पेशल पॉइंट होता है, जो न्यूट्रल पॉइंट था उसको हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पे केस बना दिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि इफ द बोथ चार्ज आर द इक्वल सिमिलर देन एट द न्यूट्रल पॉइंट। देखिए दोनों चार्ज हमने क्या लिया, प्लस, इक्वल अमाउंट में लिया। तो कहते हैं अगर हम सोचिएगा एक बार अच्छे से, मैंने सोचिए कि मैंने 20 म्यूसी प्लस चार्जर ले लिया, तो कह रहे हैं इसका न्यूट्रल पॉइंट हम मान लेते हैं कहाँ है, बीच में, दोनों इक्वल हैं तो बीच में होगा। तो कहते हैं इसके द्वारा, अगर ये प्लस है तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा E1, और इसके द्वारा इस पर लगाया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2, मान लेते हैं। तो कहते हैं ऐसे कंडीशन में जब दोनों चार्ज आपस में इक्वल हैं तो न्यूट्रल पॉइंट भी बीच में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अगर कंडक्टर के द्वारा मैंने पढ़ाया है तो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या होता है, वही यहाँ से मैं मान लेता हूँ R1 डिस्टेंस
और यहाँ पे मान लेता हूँ न्यूट्रल पॉइंट से R1 डिस्टेंस से है और यहाँ से R2 डिस्टेंस, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R2 का स्क्वायर। तो इसको गोली मार देंगे, Q को भी गोली मार देंगे। तो ऐसे में R1 और R2 न्यूट्रल पॉइंट, ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखना दोनों बराबर मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर दोनों चार्ज सेम होते हैं तो हमेशा न्यूट्रल पॉइंट हमेशा मिडिल में ही मिलेगा, ये सत्य है। चाहे आप माइनस चार्ज ले सकते हो दोनों साइड, चाहे आप प्लस चार्ज ले सकते हो, चार्ज हमेशा सेम होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, कंडीशन ए है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है E1 और E2 आपस में बराबर हैं, वैल्यू रख दिया मैंने। ऑलरेडी सॉल्व करने के बाद हमेशा याद रखना R1 और R2 का स्क्वायर हमेशा इक्वल आया, इसलिए दोनों बराबर होंगे। यानी यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट होगा बिल्कुल मिडिल पॉइंट में बनेगा। अगर ये टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है तो 50-50 मीटर पे न्यूट्रल पॉइंट बट जाएगा। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट चलिए केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में बोलता है क्या, चलिए देखते हैं। ओके, करा इफ द बोथ चार्ज आर द सिमिलर बट नॉट इक्वल। सिमिलर हैं बट नॉट इक्वल, यानी पॉजिटिव दोनों हैं, पॉजिटिव दोनों हैं, बट Q1 और Q2 अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे करते हैं, तो आइए पहले पिक्चर से क्लियर कर लेते हैं। अगर एक Q1 और Q2 डिसिमिलर यानी नॉट इक्वल, अमाउंट में नॉट इक्वल, लेकिन जो चार्ज है वो सिमिलर है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये मान लो 20 म्यूसी है और सामने वाला 30 म्यूसी है, लेकिन दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो ऐसे कंडीशन में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो हम बात करते हैं E1 और E2। ओके, अगर इसके द्वारा लगाया गया E1 है और इसके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, लेकिन न्यूट्रल कंडीशन है इसलिए हम इक्वल मानते हैं। इक्वल मानकर सॉल्व करेंगे E1 E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डिसिमिलर होगा इसलिए इंपॉर्टेंट है, चेक करना पड़ता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें नहीं पता है कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कट कर देंगे। तो हमें क्या पता करना है, पहले चार्ज का रेशियो Q1 अपान Q2 R1 अपान R2 का स्क्वायर होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फट से, चलिए देखते हैं। सपोज दैट ये चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। चलिए इसको हम थोड़ा सा दूसरा दे देते हैं आपको, थोड़ा सा और सिंपल। चलिए 20 म्यूसी और इसको हम दे दे रहे हैं 40 म्यूसी। ओके, दो चार्ज दे दिया। हमें नहीं पता है कि R1 क्या होगा, हमें नहीं पता है कि R2 क्या होगा। हम मान लेते हैं कि टोटल इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। तो समझिएगा सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि अगर हम R1 यानी टोटल डिस्टेंस 20 मीटर माना गया है, तो हम R1 को क्या मान लेते हैं, R1 को स्थान पे हम मान लेते हैं x और इसको हम मान लेते हैं क्या 20 - x। ठीक है, हमेशा याद रखना अगर ये x डिस्टेंस है न्यूट्रल पॉइंट से, तो अगर 20 में से हम x माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ये डिस्टेंस कितना होगा। तो R1 के स्थान पे x, दूसरे को क्या लिखेंगे 20 - x। तो न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो थोड़ा समझिएगा। Q1 और Q2 को हम क्या रखेंगे 20, Q1 हम इसको मान ले रहे हैं और Q2 हम इसको मान ले रहे हैं। 20 अपान क्या रखेंगे 40 इक्वल टू R1 और R2 को हम मानेंगे, R1 को मान ले रहे हैं हम क्या x, ठीक है, अपान R2 को मानेंगे क्या 20 - x, क्या करेंगे होल का स्क्वायर। ओके, चलिए बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद देखिए कमेंट में, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, देखते हैं किसका आंसर आया हुआ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास। ओके।